नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे इन द सेंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो हमने किए थे। और आशा करता हूं आप सारी वीडियोस को बहुत पॉजिटिवली, बहुत सीरियसली देख रहे हैं। उनमें जो डाउट्स आपको आ रहे हैं, आप रिपीट भी कर रहे होंगे वीडियोस को, क्योंकि अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो चीजें उतनी क्लियर एक बार में किसी को भी नहीं होती। हालांकि हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं कि एक ही बार में आपको चीज इतने अच्छे से सिखा दी जाए कि वो आपको ताउम्र याद रहे, बट इंसानी दिमाग है, भूलता है चीजों को। सो फॉरगेटफुलनेस के भी यहाँ पर वक्र होते हैं, भूलने के वक्र होते हैं, उनको बोला जाता है फॉरगेटफुलनेस के कर्व्स। तो जैसे हम याद करते हैं चीजों को, वैसे हम चीजों को भूल भी जाते हैं। तो उसका तरीका यही है कि रिवीजन किया जाए, चीज को रिपीट किया जाए। और चैप्टर कोई भी रहा हो, हमने कोशिश करी है हमेशा ही कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से सिखा दी जाए, इतनी अच्छी से कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन को देखो और इतना कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो चुका हो कि आप मुस्कुराओ, ओहो ये तो करा रखा है सर ने, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। इस ध्येय के साथ पढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए आज बहुत ही बढ़िया तरीके से, जानदार और शानदार तरीके से करेंगे कोशिश सीखने की एक और अच्छा चैप्टर। इसका नाम है वर्ब्स। ये जो चैप्टर होगा वर्ब्स का, देखा जाए तो वर्ब धुरी है, मतलब एक्सिस है। इंग्लिश में वर्ब के इर्द गिर्द बहुत सारे चैप्टर्स घूमते हैं। हमने वॉइस भी सीखा था और आपको याद होगा वॉइस में हमने बेसिकली क्या सीखा कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव वॉइस में जब आप सेंटेंस को चेंज करते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे, तो मेनली वर्ब्स ही चेंज होती थी। वर्ब्स इन द सेंस एक्टिव में आपके पास किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस सिंगुलर जो वर्जन होता वो लग के आता था। तो पैसिव में आप उसे V1 का V1 नहीं रहने देते, आप उसे थर्ड में बदल देते थे और उसके साथ कुछ ऑक्सिलरी भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाती थी, जैसे इज या एम या आर। वही अगर एक्टिव सेंटेंस में V2 हुआ करती थी, हम वॉज या वर को एज एन ऑक्सिलरी यूज करते थे और V3 हम यूज करते थे। तो कहीं BEING बीइंग आता था, कहीं BEEN बीन आता था। ये सारी चीजें हमने सीखी। तो मोस्टली जो एरिया था वो वर्ब का ही कवर कर रहे थे हम वॉइस के चैप्टर में। आज हम जो प्योर चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। वो हमारा वर्ब का ही चैप्टर है। तो वर्ब के अंदर, वर्ब के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी वेरिएशंस हैं कि देखा जाए तो बाकी ग्रामर पूरी एक तरफ और वर्ब अकेला चैप्टर एक तरफ। बट हमें वो चीजें सीखनी है जो एग्जाम में हमें मिलेंगी, आज तक रिपीट हुई है, मोस्ट रिपीटेड चीजें, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आए लिमिटेड वे में। चलिए, तो वर्ब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे काम करते हैं। वर्ब क्या है देखिएगा, बड़े ध्यान से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बड़े ध्यान से ही आपने सुनना है, तो समझने की कोशिश करनी है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, अगर देखा जाए तो जो वर्ब है ये बना किससे है, V E R और B से। ठीक है, V E R और B से बना है। ये चार जो लिखे हैं मैंने, ये क्या है, V क्या है, E क्या है, R क्या है और B क्या है। तो आपका आंसर आएगा, किसी का वर्ड, किसी का कुछ, अलग अलग आंसर आपके आएंगे यहां पर। लेकिन V एक लेटर है, जो E है वो भी एक लेटर है, R भी एक लेटर है। सर ये तो बहुत बेसिक चीजें बता रहे हो, यही बात होती है मेरे भाई। जब आप किसी चीज को ये सोचते हो कि तो बेसिक है तो मुझे आता है, वही गड़बड़ हो जाती है। हम अगर बेवकूफ बने रहे, बेवकूफ इन द सेंस हम अगर ये मान लें कि मुझे नहीं आती ये वाली चीज, मुझे सीखनी है, तो आप दुनिया का सारा ज्ञान अपने अंदर समाहित कर सकते हो। इन द सेंस आपने अगर ये मान लिया कि आई डोंट नो अबाउट इट, आई नीड टू लर्न, अभी नहीं सीखा मैंने, अभी मुझे सीखना है, तो आप पूरी दुनिया का सारे जितनी भी नॉलेज है, सारा ज्ञान पूरी दुनिया का आप ले सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, इस सोच के साथ कि आई रियली डोंट नो येट, अभी तक मुझे नहीं पता। और जब आपने मान लिया कि मुझे तो आता है, आई ऑलरेडी नो इट, यही गड़बड़ हो जाती है। फिर आप मूर्खता में चले जाते हो,
फुलिशनेस के शिकार हो जाते हो, फिर आप सीख नहीं सकते। तो बेवकूफ बन के, मूर्ख बन के दुनिया की सारी ज्ञान के अर्जन किया जा सकता है, लेकिन सयाना बन के, क्लेवर बन के, चालाक बन के आप नहीं कर पाओगे। तो खुद को ये भी हमें समझाना आना चाहिए कि भाई नहीं, मुझे अभी सीखना है, अभी आता नहीं है मुझे। सोचने वाली बात है जब हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से कराया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत बेसिक चीजें ऐसी सिखाई थी आपको, जहां ए बी सी डी यहीं से स्टार्ट हमने किया था, और अप टू जी और जेड हमने किया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, कराई थी, सिखाई थी। तो हमने वहां पर भी सीखा था कि ये जो एबीसीडीज है, दीज आर लेटर्स, दीज आर लेटर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कौन? लेटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है लेटर। ठीक है, ये वही लेटर है जो सेंटेंस की बेसिक यूनिट को बनाता है, यानी वर्ड को बनाता है। ये वही लेटर है जो आप लिखते हैं, वो वाला लेटर नहीं है जो आप लिखते हो। ठीक है, ही टू शी और शी टू ही, वो वाला लेटर ये नहीं है, पत्र नहीं है, ये अक्षर है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये सब के सब लेटर्स हैं भाई। अब बात ये हो रही है कि ये लेटर है, सही बात है। तो वी भी क्या है? एक लेटर। ई भी क्या है? एक लेटर। ई भी, आर भी क्या है? एक लेटर। बी भी क्या है? एक लेटर। तो देखा जाए ये जो बना है वी प्लस ई प्लस आर प्लस बी, यानी कि वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? अ ग्रुप ऑफ 4 लेटर्स। कौन से? वी और ई और आर और बी, इन 4 लेटर्स का एक ग्रुप है ये वर्ब। देखा जाए तो जो नाउन है वो भी क्या है? उसमें भी क्या आया है? एन क्या है? एक लेटर। ओ क्या है? एक लेटर। यू क्या है? एक लेटर। और एन भी क्या है? एक लेटर। देखा जाए तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। 4 लेटर है, 1 2 3 4 अक्षर, ये सारे अक्षर ही तो हैं। समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि वर्ब भी 4 अक्षरों का एक ग्रुप है। फिर इसमें खास बात क्या है? ये भी तो 4 अक्षरों का है। ऐसे तो एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव जो बनता है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स का वो भी ग्रुप है। तो खास बात क्या, यही समझा रहा हूं कि जब आप लेटर्स को, अक्षरों को, एबीसीडीज को जोड़ते हो तो एक यूनिट बनती है। जो यूनिट बनती है उस यूनिट को हम कहते हैं वर्ड। वर्ड की डेफिनेशन क्या? वर्ड की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंग, ये इसकी डेफिनेशन है। तो वर्ड क्या है? कोई भी वर्ड क्या है? कोई भी वर्ड, चाहे ये वर्ड है, शब्द है, वर्ब बाद में है, पहले ये शब्द है। एडजेक्टिव बाद में है, पहले ये शब्द है। नाउन बाद में है, पहले इट्स अ वर्ड। वर्ड क्यों है? क्योंकि किससे बना है? लेटर्स से बना है, अक्षरों से, एबीसीडी से बना है। तो वर्ब भी VERB एक ग्रुप ऑफ 4 लेटर्स है, VERB। फिर खास बात क्या है? अब समझते हैं खास बात क्या है। तो भाई खास बात की बात करते हैं, हम समझिएगा। हम बात करते हैं कि वर्ब में खास क्या है। तो वर्ब सबसे पहले क्या है? वर्ड। क्यों है? क्योंकि वर्ड का मतलब अक्षरों का ग्रुप, अक्षर हो गए 4, VERB, अ वर्ड। फिर खास बात क्या है? नाउन भी तो 4 अक्षरों का ग्रुप ही है, वो भी वर्ड। इसमें खास आगे पढ़ते हैं। अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट, एक ऐसा शब्द जो हमें बताता है बारे में। किसके बारे में बताता है भाई? किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताएगा ये हमें? देखते हैं। ये हमें बताता है एक्शन के बारे में। ये हमें बताता है स्टेट ऑफ टाइम, समय के बारे में। समय के बारे में। समय बोले तो अच्छा समय और बुरा समय नहीं भाई, ये जो बीत गया वो, जो चल रहा है वो, जो आने वाला है वो। 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीसरी चीज ये हमें बताता है पोजेशन। पोजेशन के बारे में। हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते हो तो आपने सुना होगा ना,
वो तो possessed है। possessed मतलब उस पे आत्मा का, प्रेत आत्मा आ गई। अरे वो possession नहीं भाई। possession का मतलब अधिकार, जो हमारी चीजें हैं जिन पर हमारा अधिकार। आप अगर आप कहोगे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। शी हैज अ बफेलो, उसके पास एक भैंस है, तो भैंस पर उसका अधिकार, वो उसकी मालिक है। तो जो जिस चीज का मालिक है उसकी वो possession है, वो वस्तु। ठीक है। अगर मैं कहूं पोजेशन का सीधा सा मतलब है कि आप किसी चीज के मालिक हो। ये तीन चीजें आपको बताता है, एक्शन बताता है या समय, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, या पोजेशन बताता है। जनरली यही बताता है, हालांकि कॉजेटिव वर्ब भी हम करेंगे। बट हम अगर कहें डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड, एक ऐसा शब्द जो बताता है हमें, किसके बारे में बताएगा, एक्शन के बारे में बताएगा, स्टेट ऑफ टाइम यानी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर के बारे में बताएगा, और पोजेशन के बारे में। अब ये तो ये कहां बताएगा, ये कहां आएगा, इन अ सेंटेंस। वर्ब क्या है, एक शब्द है विच, जो बताता है हमें किसके बारे में, कार्य के बारे में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में, किसी पर किसी का हक है, कोई किसी का मालिक है उसके बारे में। और कहां पर आके बताएगा, इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में आके इन तीनों में से कुछ भी एक चीज जो हमें बताएगा वो शब्द वर्ब है। साथ में ध्यान रखना है, एवरी verb will have three main forms. Every verb will have three main forms. हर verb की तीन मुख्य फॉर्म्स होंगी, हालांकि दो एडिशनल भी बनती हैं, उनको भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने समझना है हर वर्ब की तीन फॉर्म्स भी बनती हैं। तो ऐसा शब्द जिसकी तीन फॉर्म्स बनती हो मेन वर्ब है। ऐसा शब्द जो सेंटेंस में आके आपको किसी कार्य, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, ये बताए, काम बताए, एक्शन बताए, क्रिया बताए, वर्ब है। ऐसा कोई शब्द जो आपको प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर बताए, आई एम मैं हूं, आई वॉज मैं था, आई शैल बी देयर मैं वहां हूंगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समय बताएं, वर्ब है। पोजेशन, शी हैज अ ब्यूटीफुल कैट, उसके पास एक सुंदर बिल्ली है, तो पोजेशन वो मालिक है बिल्ली की। ठीक है। ही हैज अ हाउस, ही हैज अ बिग हाउस, ही हैज सम मनी, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। तो ये सारे आपके अधिकार हैं। तो जो शब्द सेंटेंस में आके, जो शब्द हमें बताता किस बारे में, सेंटेंस में आके किस बारे में, कार्य, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अधिकार, या फिर जिसकी तीन फॉर्म बने, वही क्या है, वर्ब है। अब इसके आगे समझते हैं वर्ब की डेफिनेशन के बाद, इसमें तीन के बाद और क्या फॉर्म्स है। इसके बाद हमें समझना है कि भाई वर्ब में ये सारी चीजें हो गई, एक्शन बताएगा। इसके बाद हमें समझना है और क्या है भाई। तो मैंने कहा एवरी वर्ब हैज और विल हैव थ्री मेन फॉर्म्स। ध्यान रखना है आपको बहुत, ठीक है। बहुत ज्यादा सीरियस रहना इस मुद्दे के बारे में जब हम वर्ब का चैप्टर कर रहे हैं। बहुत सीरियस, जितना सीरियस आप हो सकते, इतना सीरियस भी नहीं होना कि घर वालों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ जाए, बच्चा तो सीरियस हो गया हमारा हॉस्पिटल, वो वाला सीरियस नहीं होना है। सीरियस होना है चीजों को समझने के प्रति। देखिए, तो मैंने कहा एवरी वर्ब, जो भी वर्ब होगी, जो भी शब्द वर्ब काम क्रिया होगा, एक्चुअल में असल में वर्ब होगा, उसकी तीन फॉर्म बनेगी। मेरे कहने का मतलब, मैं अगर कहूं आपसे रवि एक वर्ब है, तो इसकी तीन फॉर्म बननी चाहिए। अब बताओ क्या बनाए, नहीं बन रही। रवीड रवीड कुछ बनेगा नहीं। यानी ये शब्द अपनी जगह सही है, लेकिन ये शब्द वर्ब नहीं है। अगर मैं कहूं दे, इसकी तीन फॉर्म बनाओ, दे, देड, देड, देइंग, कुछ नहीं बन रहा। तो ये अपनी जगह सही है, प्रोनाउन है, लेकिन ये वर्ब नहीं है भाई। अगर मैं कहूं गुड, ये शब्द की तीन फॉर्म नहीं बन सकती, गुड इट कुछ नहीं हो सकता, अपनी जगह सही है, एडजेक्टिव है। आप सोचो कि सर गुड बेटर बेस्ट होगा, गुड बेटर बेस्ट होगा सर, क्या बात कर रहे हो, हमने तो फॉर्म बना दी, हम तो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेजी सीख गए। दे, देम, देयर, ये होगा सर, कहो तो आगे देमसेल्व्स भी बना दे। भाई ये फॉर्म्स नहीं है, ये इनके केसेस हैं। ये जो एडजेक्टिव है गुड, ये जो एडजेक्टिव है, इसकी ये पॉजिटिव डिग्री है। डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स में, ठीक है, फॉर्म्स नहीं होती। ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। और ये केसेस हैं, ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, ये इसी का ऑब्जेक्टिव केस है, इसी का एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये केस है
फॉर्म्स नहीं है, डिग्रीज हैं, फॉर्म्स नहीं है। फॉर्म सिर्फ एक ही शब्द की बनती है, वो है वर्ब। वर्ब की ही फॉर्म्स बनती हैं। तो जो एवरी वर्ब हैज थ्री मेन फॉर्म्स, मैंने मेन शब्द क्यों डाला, मैं सीधा भी बोल सकता था एवरी वर्ब हैज थ्री फॉर्म्स, क्योंकि इसमें दो एडिशनल फॉर्म्स भी होते हैं। इनको हम कहते हैं इनफ्लेक्शनल फॉर्म्स। इनफ्लेक्शनल फॉर्म मतलब वर्ब का, हिंदी में कहें तो क्रिया का विकृत स्वरूप, मतलब ऐसी दो एक्स्ट्रा है जो इन्हीं तीन में से निर्मित की गई मतलब बनाई गई है, निकाली गई है, डिराइव की गई है। वो जो एक्स्ट्रा है, अब उनको वर्ब क्यों कहना पड़ रहा है एक्स्ट्रा वाली दो को, क्योंकि वो भी वही काम करती है सेंटेंस में जो बाकी तीन वर्ब करती हैं। तो कैसे बनती है ये, और चार पांच जितनी भी हैं कैसे आएंगी, देखिए। V1, V2, V3। अब यहां V1 से ही दो वर्ब्स क्रिएट होती हैं। देखिएगा, मान लीजिए मैंने लिखा गो, तो सबको पता है कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और नहीं पता है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है आपके साथ। यू नीड सीरियस हेल्प। अगर आपको यह भी नहीं पता कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, फिर गड़बड़ है मेरे भाई, फिर आप गलत क्लास में आ गए हो। फिर आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखनी चाहिए, ये नहीं। गो है हमारे पास, तो मुझे समझना है कि जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि गो है, तो फर्स्ट फॉर्म में मैं ING जोड़ सकता हूं। तो जब मैं ING जोड़ूंगा तो गो फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक बात, फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। ING जोड़ लेता हूं तो ये बन गया गो का गोइंग। तो ये जो गोइंग है ये भी एक वर्ब है, एडिशनल वर्ब है, इनफ्लेक्शनल फॉर्म है वर्ब की, लेकिन है वर्ब का ही एक रूप, और यूज भी होती है। आप बताओ, गोइंग, कमिंग, राइटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, गिविंग, टेकिंग, बहुत सारी, रीडिंग, बहुत सारी जगह पे यूज होती है ING वर्ब। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि तीन ही वर्ब होती है, वर्ब तीन मेन है और दो एडिशनल वर्ब्स हैं, इनफ्लेक्शनल फॉर्म्स हैं जो इन्हीं से बनाई गई हैं। अब फर्स्ट ही फॉर्म के साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है, और मैंने नहीं किया है, बहुत पहले हो चुका, शुरुआत से ही है। इसमें कभी तो आप S जोड़ देते हो और कभी आप ES जोड़ देते हो। अब ये क्यों फेविकोल का जोड़ लगाते हैं, ताकि वर्ब की पावर को प्लूरल से सिंगुलर थर्ड पर्सन में लाया जाए। मतलब नहीं समझे सर, बिल्कुल भी, अभी समझा देते हैं, देखिएगा। गो, वेंट, गोन सभी को पता होना चाहिए, होती है। फर्स्ट फॉर्म में ही ING जुड़ता है, सेकंड में नहीं। वेंटिंग कभी नहीं सुना होगा आपने, गोनिंग कभी नहीं, ना सेकंड ना थर्ड, इनमें नहीं। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ दो बेसिक सी चीजें जुड़ी रहती है कि कभी कभार फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया जाता है, वो भी एक अच्छी वर्ब, नई वर्ब बनती, जो कि कॉन्टिन्यूटी को दिखाती। कॉन्टिन्यूटी मतलब किसी काम का प्रोग्रेसिवली होना, कोई काम चल रहा है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES भी। अब सर S कब जोड़े, नई बात बता दी, कब S जोड़े कब ES, एक ही बता दो, या तो ES ही जोड़ देंगे धड़ाम से, या फिर S ही जोड़ देंगे धड़ाम से। भाई समझो, सिर्फ गो वर्ब थोड़ी है इंग्लिश में, दुनिया भर की वर्ब्स है। अब मान लो मैं गो की जगह यहां पर कम ले लूं, फर्स्ट फॉर्म है कम भी, और मैंने सेकंड ले ली केम, CAME। थर्ड भी इसकी फर्स्ट की ही स्पेलिंग में होती है, कम, केम, कम, यानी थर्ड और फर्स्ट सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन में भी और स्पेलिंग में भी। होमोग्राफ भी है, होमोफोन्स भी है, तो होमोनिम कह देते हैं हम इनको। सेकंड थोड़ी अलग है, केम है। अब समझना है, अगर कम होती यहां पर तो मैं क्या बनाता कम के लिए, अगर कम होती तो कम के लिए मैं क्या बनाता, मैं यहां पर लिखता कम फर्स्ट फॉर्म हो गई सर, इसमें मैं क्या जोड़ता, ING। अब इसमें E है तो अपनी खुद की बुद्धि लगानी कि भाई E है तो E को हटाएंगे, EING नहीं करेंगे, COM में E हटा करके अपने पास से अपनी बुद्धि से ING, तो कमिंग बन गया। अब गो में क्यों नहीं हटाया भाई, गो में O था, E देखो E नहीं था। वैसे ही यहां पर जब आप बनाओगे, वैसे ही जब यहां पर आप बनाओगे, तो जब गो से बनेगा तो गो, और गो में क्या जोड़े, S या ES। सोचो यहां गो है तो क्वेश्चन ये है कि S जोड़े या ES, तो सिंपल सी बात है ES जोड़ेंगे। सर S क्यों नहीं जोड़ेंगे, देख लो भाई, मान लो आपके पास कम होता, कम की फॉर्म होती यहां पर, तो कम यहां पर आ जाता, कम की अपनी स्पेलिंग है ना COME, तो ऑलरेडी E है, इसका मतलब इसमें S जुड़ेगा ना कि ES। अब E और S दोनों जोड़ोगे तो कमीज बन जाएगा, वो नहीं बनाना है आपको। ये फॉर्मेट है वर्ब का, तीन फॉर्म मेन है, V1, V2, V3। V1 मतलब
V1 का मतलब ये नहीं है कि वी आर वन, हम एक है, वो तो हम हैं। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 या V सेकंड सेकंड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म। ये तीन मेन फॉर्म हो गई। और V1 में ही दो एडिशनल फॉर्म जुड़ी हैं जो बनती हैं आईएनजी से, आईएनजी वाली प्रोग्रेसिव काम चल रहा है दिखाती, और एक फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ईएस लग करके बनती है, जैसे गो का गोस बना, कम का कम्स बना, वो भी फर्स्ट से ही बनती है। अब बात ये होती है कि हर बार हम ऐसे ही 3-5 बनाएं, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसी को लिखते हैं ताकि थोड़ा हैंडी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा वो आपकी 5 फॉर्म है, मैं कह रहा हूं 3 ही है, 2 एडिशनल है। तो अपनी सहूलियत के लिए हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि सबको पता है हम अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करते हैं। अब देखो, ये शब्द होता है, ज्यादातर इसको एक्सेप्ट पढ़ देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट, और इसको एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं। ये भी एक्सेप्ट है, वो भी एक्सेप्ट है, शुरू से ही दोनों एक्सेप्ट है। अपनी सहूलियत के लिए हमने पढ़ लिया एक्सेप्ट, हालांकि वो एक्सेप्ट ही था, तो अपनी सहूलियत लगाई ना। यहां पर भी हम नहीं कह रहे कि 5 फॉर्म है, 3 ही फॉर्म है, 2 एक्स्ट्रा है, उनको अपनी सहूलियत के लिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि भाई 4th फॉर्म, और एक हमने मान ली 5th फॉर्म, ताकि हमें 1 2 3 4 5 थोड़ी याद रह जाए। 1 2 3 के बाद वापस 1 का भाग 1, 1 का भाग 2, 1.1 1.2 ऐसे ना करना पड़े, इसलिए हम 5 मान लेते हैं। 3 ही फॉर्म मेन है, मैं बार बार कह रहा हूं, 4th और 5th फॉर्म नहीं होती, अपनी सहूलियत के लिए हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि चीजें इजियर हो जाएंगी इसको मानने से। मैथ्स में भी तो मानते हो, माना एक्स, तो ये थोड़ी का एक्स बुरा मान जाएगा, मुझे क्यों मान लिया भाई, मैंने क्या बिगाड़ा, तो कोई नहीं बुरा मानने वाला। अब ये एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है। आपको लग रहा नहीं सर, मैं तो इसको एक्सेप्ट बुलाता हूं और मुझे पता दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट है, होमोफोन्स है दोनों। भाई ऐसे भी कुछ लोग हैं, अभी हुंडई की एक कार है, उसका प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट है, पहले उसकी स्पेलिंग ये थी, और तब महान लोग हिंदुस्तानी उसे एसेंट बुलाते थे। वो पहले भी एक्सेंट था, वो आज भी एक्सेंट है, और वो करना पड़ा हुंडई वालों को, हम हिंदुस्तानियों ने मजबूर कर दिया उनको। ये शब्द पहले भी एक्सेंट ही प्रोनाउंस किया जाता है, हमने एसेंट का नाम दे दिया इसको, उनकी गलती नहीं थी। आपको यकीन ना आए तो सोच के जवाब देना, किसी भी ब्रांड, कोई भी ऑटोमोबाइल की आप ब्रांड उठा लो और मुझे बताओ याद करके ऐसी कोई भी कार जिसके मेन स्पेलिंग में चेंज किया हो। ऑल्टो में 800 जुड़ा बिल्कुल, लेकिन ऑल्टो मेन स्पेलिंग वही रहा। ऑल्टो में K10 जुड़ा, लेकिन ऑल्टो मेन स्पेलिंग वही रहा। कोई भी कार आप ले लो, एक्स्ट्रा जुड़ गया, लेकिन मेन जो वर्ड था, जो स्पेलिंग थी उस मॉडल में, वो चेंज नहीं, सिर्फ यही करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं। हम तो कौन सी गाड़ी ली है, एसेंट, कौन सी बेच दी, एसेंट, भाई एसेंट तो थी ही नहीं कभी, वो एक्सेंट ही थी। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से चीजों को कर लेते, तो गलत भी नहीं है। हालांकि प्रोनाउंसिएशन में गलत होता है, लेकिन कौन पूछने वाला है, एग्जाम निकल ही जाएगा। तो यहां पर कुछ ऐसे ही आप मान लो कि 3 ही मेन फॉर्म होती है, 4th और 5th अपनी सहूलियत के लिए हमने मान ली। अब वो सहूलियत क्या है उसको समझते हैं। देखिए, जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी उसका एक नाम होगा, हमेशा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो यही काम करती है। जो भी सेकंड फॉर्म होगी उसका भी एक नाम होगा, वो वही काम भी करती है, पास का टाइम बताती है। जो भी थर्ड फॉर्म होगी उसका एक नाम होगा, क्योंकि उसका वही काम है, परफेक्ट। जो भी फोर्थ कह रहा हूं, फर्स्ट में अब समझ लेना है, फोर्थ फॉर्म इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़कर जो बनी है, तो इसका भी एक नाम होता है, इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस वर्ब। और फिफ्थ वाले का भी नाम फर्स्ट की ही तरह प्रेजेंट है। ये कैसे बनती है? V1 प्लस S या फिर ES से। फिर ये वाली और ये वाली दोनों में फर्क देख लेते हैं भाई। फर्क भी, जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट वाली है, ये वाली यहां पर, ये लगभग प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, ये सारी लगभग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है। ये वाली सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जनरली आती है। तो ये सारे इनके नाम हो गए। V1 किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट होगा, जो भी थर्ड पे आएगी वो परफेक्ट होगी ING में।
फोर्थ पे आएगी कॉन्टिन्यूस होगी, सेकंड पे आएगी पास्ट होगी, फिफ्थ पे आएगी तो प्रेजेंट होने के साथ सिंगुलर होगी, फर्स्ट आएगी तो प्रेजेंट होने के साथ प्लूरल होगी। ये सब इनके नाम है, ये वर्ब्स ऐसे काम करती हैं। तो वर्ब की परिभाषा हमने जो सीखी थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए चीजों को, देखिएगा वर्ब क्या है, अ ग्रुप ऑफ फोर लेटर्स। ये जो शब्द है VERB, ये चार अक्षरों का एक समूह है। वी क्या है, इन चारों में वी, इन चारों में ई, इन चार अक्षरों में आर, इन चार अक्षरों में बी, ये सब लेटर 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 है। इनका जो ग्रुप बना है, इनका जो ग्रुप बना है वो बन गया वर्ब। वर्ब क्या बन गया, एक शब्द। कैसा शब्द, जो बताता है, क्या बताता है हमें, किस बारे में, एक्शन के बारे में बताता है जी, स्टेट ऑफ टाइम के बारे में बताता है भाई, पोजेशन के बारे में बताता है। और हर वर्ब की फॉर्म्स बनेंगी, 3+2 एडिशनल बनेंगी। ये हमने ये सारी चीजें सीखी। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कि कब वर्ब एक्शन बताता है, स्टेट ऑफ टाइम कब बताता है, और पोजेशन कब बताता है। तो देखते हैं। तो हमारी जो वर्ब है वो हमें बताती है एक्शन और टाइम, स्टेट ऑफ टाइम, और क्या बताती है, पोजेशन, अधिकार, मालिकाना हक। देखिएगा एग्जाम्पल। अच्छा, ये एग्जाम्पल से भी मुझे चीज याद आई, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अच्छा, जिंदगी में हम देख रहा हूं मैं, ढोए जा रहे हैं चीजों को। एटसेट्रा की स्पेलिंग पूछो, ETC डॉट, खत्म, मार दो, गला दबा दो इसका। अरे भाई, शुरू से यूज करते आ रहे हो, उसको समझो तो सही वो है क्या। CGL के अंदर उसकी स्पेलिंग SSC में भी, SSC में, CGL में भी और CHSL में भी, कई अन्य एग्जाम्पल में भी पूछी गई है एटसेट्रा की स्पेलिंग। और ये है जैसे बहुत सारे दिग्गज लोगों को मैंने देखा लिख देते हैं, एग्जाम्पल है आई एम हियर। ये एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म है, एक्सरसाइज, ठीक है, प्रश्नावली हिंदी में आप कहोगे इसे। और ये E.G. ये एग्जाम्पल नहीं है, इसकी फुल फॉर्म बनेगी एग्जाम्पल ग्रेशिया। लैटिन और फ्रेंच टर्म होते हैं ज्यादातर, ये लैटिन ही है, एग्जाम्पल ग्रेशिया इसकी फुल फॉर्म है। तो वैसे ही ETC इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल स्पेलिंग भी होती है CETERA। वैसे ही आपने कभी कभार सुना होगा दैट इज, इसको बोल देते हैं ना दैट इज, इसकी भी फुल फॉर्म है एडिस्ट, एडिस्ट। दैट इज मतलब इसका मीनिंग है वो इंग्लिश में दैट इज, जो की है, जो की है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म ये होती है। वैसे ही आपने सुना होगा 5 o'clock आ जाना भाई, इतने बजे, उतने बजे, 10 o'clock, 1 o'clock, 12 o'clock। ओ क्लॉक को जब खोलते हैं तो ये भी बनता है ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी के इतने बजे, उतने बजे। ये जो पोस्ट्रोफी जैसा लग रहा है सिंबल आपको, ये F के लिए होता है। पोइट्री में बहुत बार हम ऐसे कर देते हैं स्ट्रेस डालने के लिए, जैसे OER, और यहां पर लगा दिया ये स्ट्रेस मार्क, तो इसको लोग बोलते हैं और, ये और नहीं ओवर है, तो इन्होंने क्या किया, वी की जगह पर अपोस्ट्रोफे जैसा सिंबल, ये जो स्ट्रेस मार्क है ये लगा दिया। ये सारी चीजें हम शुरुआत से, जब बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स में थे तब से सीखते आ रहे हैं। बट धक्का पेल गाड़ी चल रही है, कॉपी पेस्ट चल रहा है, किसी को दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं है कि भाई एटसेट्रा क्या है, या E.G. एग्जाम्पल ग्रेशिया क्या, बस चल रहा है जैसे तैसे अपना, हमें क्या लेना। अरे भाई, एग्जाम में आती है ये चीजें भी, और आपको पता भी होना चाहिए, धक्का पेल नहीं होना चाहिए चीजें को। चलिए, तो हमने जो सीखना है वो सीखना है एक्शन, टाइम और पोजेशन के बारे में। हम वर्ब को समझेंगे। वर्ब हमारा एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो एक्शन बताता है हमें, जो टाइम बताता है हमें, और जो पोजेशन बताता है हमें। ठीक है जी, समझते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस हो कुछ कुछ ऐसा, दे ब्रेक द डोर, दे ब्रेक
द डोर, ये एग्जाम्पल है। दे ब्रेक द डोर, दे ब्रेक द डोर। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिएगा एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन बोले तो सेंटेंस में होने वाला, चलने वाला, किया जाने वाला कार्य, क्रिया, ये काम हो रहा है, ब्रेक, ये काम हुआ। तो काम बताने वाला यानी एक्शन बताने वाला शब्द भी क्या होता है हमारा, वर्ब। टाइम, टाइम में एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा। वी वर हैप्पी, इस सेंटेंस में देखिएगा ध्यान से, यहां कोई काम नहीं चल रहा, ठीक है। ये शब्द है, वी है, हैप्पी। वर ने क्या बताया, अच्छा ये जो सेंटेंस है वी वर हैप्पी, ये प्रेजेंट टाइम बता रहा है। प्रेजेंट टाइम, टाइम बोले तो समय, बीता हुआ, चल रहा या आने वाला। तो वी वर हैप्पी, खुद सोचो, खुद जवाब दो। ये जो वाक्य है ये समय बता रहा है। कौन सा समय, प्रेजेंट का समय, पास्ट का समय, फ्यूचर का समय। वी ने क्या बताया, ना प्रेजेंट ना पास्ट ना फ्यूचर। हैप्पी ने क्या बताया, ना प्रेजेंट ना पास्ट ना फ्यूचर। वर ने बताया, वर ने क्या बताया हमें, समय बताया कि भाई मैं प्रेजेंट नहीं हूं, थे, हम खुश थे। इन प्रेजेंट वी रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि आर वी हैप्पी और नॉट, बट वी आर श्योर अबाउट दैट टाइम। एंड नाउ वी आर सेइंग वी वर हैप्पी, वी वर हैप्पी, हम खुश थे। So the little thing we need to understand here is, in this sentence only were is the word which is telling us about time. So a word which tells you about action or which tells you about time or about possession is called a verb. ऐसा शब्द जो एक्शन या समय या पोजेशन, आपको तीनों में से कुछ भी बता दे, वो वर्ब है। तो यहां समय बताने वाला जो शब्द है वो वर है, और समय बताने वाले शब्द को भी हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये इसलिए वर्ब था ब्रेक कि इसने एक्शन बताया, हालांकि समय भी बताया, उस पर भी हम आएंगे, बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक्शन बताया, भाई तोड़ना, तोड़ना। सो इट्स एन एक्शन, एक्शन बताने वाला, काम, क्रिया बताने वाला शब्द वर्ब है। यहां वर, वर ने बताया कि भाई कोई काम हुआ है, नहीं पता, आना जाना, खाना पीना, टेक, गिव, रीड, राइट, वी डोंट नो, बट यहां बता रहा है कि हम खुश थे। तो थे इन द पास्ट, था या थे या थी, पास्ट की बात हुई, समय बताया। तो समय बताने वाला शब्द भी वो। अब आते हैं पोजीशन, पोजीशन पर आ जाते हैं। यहां एग्जांपल है हमारे पास, शी हैज अ डॉग, उसके पास एक डॉग है। इस सेंटेंस के अंदर हैज ने हमें बताया कि अधिकार किसका किस पे है। कुत्ते के पास वह लड़की है या उस लड़की के पास कुत्ता है, कुत्ता मालिक है उस लड़की का या वह लड़की मालिक है उस कुत्ते की। तो हमें बताया शी है ऑनर, तो पोजेशन है शी की ये पोजेशन, कौन, कुत्ता। तो कहते नहीं, कई बार आपने सुना, वो मुझे लेकर बड़े ही पॉजेसिव है। पॉजेसिव मतलब नॉट रेडी टू शेयर मी विद एनीबॉडी एल्स। इसका मतलब हुआ कि जो हैज है ये पोजेशन बता रहा है, भाई मेरे पास है, उसके पास है, आपके पास है, ठीक है, कुछ भी। तो हैज ने यहां क्या बताया, हैज ने यहां बताया हमें पोजेशन, जिसको हम कहते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार, अधिकार उसको कहते हैं हम। अधिकार बताने वाला शब्द भी जो होगा वो भी क्या माना जाएगा, वर्ब माना जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से कुछ आइडिया 50% तो जरूर हो गया होगा आपको, 100 नहीं तो उसे 100 भी कर देते हैं। देखिएगा, समझिएगा। अगर मैं कहूं आई killed a terrorist, आई किल्ड अ टेररिस्ट, इस सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ देखिए। किल्ड क्या हुआ, काम, काम यानी एक्शन,
काम बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, वर्ब, यानी किल्ड क्या हो गई, एक वर्ब। आगे बढ़ते हैं, समय की बात करते हैं। दे आर हेयर, दे आर हियर मतलब वे यहां हैं। अब वे यहां हैं इस सेंटेंस में आर ने क्या बताया, आर ने क्या बताया, समय, समय बताया। अब देखिएगा ध्यान से, समय किसने बताया था, वर ने। कौन सा समय था, हम थे मतलब पास। समय बताया है आर ने, हैं वे हैं, वे हैं मतलब प्रेजेंट। तो बताया तो समय आर ने भी है, बताया समय वर ने भी था, वर भी वर्ब, क्योंकि समय बताने वाला, टाइम बताने वाला शब्द वर्ब है। और यहां समय बताया गया है आर के द्वारा, लेकिन दो अलग अलग है, वर इन द पास्ट, आर बता रहा है प्रेजेंट का टाइम। तो जो समय बता दे, चाहे वो प्रेजेंट का टाइम बताए, समय बताए, या पास्ट का समय या टाइम बताए, वो अब तो होगा ही होगा, वो अब तो होगा ही होगा। आगे बात करते हैं, शी हैज अ डॉग। अब देखिएगा, इसको समझते हैं। वी ओन अ वी ओन अ कार, वी ओन अ कार। इस सेंटेंस के अंदर आप जब देखते हैं तो आपको पता लगता है कि जो ओन है, इसका मतलब है मालिक होना, रखना, मालिक होना या रखना। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि हमारे पास एक कार है, या हम एक कार के मालिक हैं, या हम एक कार रखते हैं। सभी तीनों ही सिचुएशंस में इसने, ओन ने हमें क्या बताया कि वी जो है इसका एक वस्तु, एक कार पर अधिकार है। और जो अधिकार, पोजेशन बता दे, मालिकाना हक बता दे, वो शब्द भी क्या होता है, वर्ब होता है जी। ठीक है, तो एक्शन यानी समय, टाइम, एक्शन यानी काम, समय, टाइम, और पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, पोजेशन मतलब अधिकार बताने वाले, तीनों में से कुछ भी बताने वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं। अब आ जाते हैं कि सर ब्रेक ने, बी आर ई ए के, ये तो प्रेजेंट भी बता रहा है, किल्ड वी टू है पास भी। देखो हर वर्ब की फॉर्म्स बनेंगी, हर वर्ब की फॉर्म्स बनेंगी ही बनेंगी, जितनी भी फॉर्म्स बनेंगी उस हिसाब से उनके नाम होंगे। हर वर्ब की 3 मेन फॉर्म है, 2 एडिशनल है। बार बार अब मैं 3+2 नहीं बोलूंगा, मैं सीधे 5 ही बताऊंगा, होती हैं 3+2 ही। अब बार बार लॉन्ग वे नहीं जा सकते, तो आपको समझना है वही 3+2 है, 2 एडिशनल है और 3 मेन है। तो यहां हमने सीख लिया एक्शन, टाइम या पोजेशन में से कुछ भी बताने वाला। हमने यहीं से शुरुआत करी थी, एक्शन बताए, टाइम बताए या पोजेशन बताए, बिल्कुल शुरुआत यहीं से हुई थी। हमने सारी वर्ब्स के नाम देख लिए थे, और हमने ये भी देख लिया था कि एवरी वर्ब हैज 3 मेन फॉर्म प्लस 2 अदर एडिशनल फॉर्म्स। और हमने शुरुआत में पढ़ा था, वर्ब एक शब्द है जो हमें बताता है, या तो एक्शन बताएगा, काम बताएगा, या फिर हमें समय बताएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, या फिर पोजेशन बताएगा, माने अधिकार है किसी पर, किसी व्यक्ति का अधिकार है, वस्तु का अधिकार, वो बताएगा। तो हम यहीं से लगे हुए हैं, बेसिक हमने खत्म कर लिया है, यहां तक हमने कर लिया है। आई होप यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं कि वर्ब में हमने तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा समझा है, अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात हम करते हैं, समझिएगा। टाइप्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के प्रकार। अब इसको बांटा गया, देखो वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं ध्यान से। अब कई बार तो हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि सर वर्ब के टाइप में तो हमने सुना है, देखो क्या सुना होगा आपने, वर्ब के टाइप में हम ये सुन लेते हैं कई बार, जैसे ये दो नाम बड़े बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में आते हैं। एक आता है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा आता है मेन वर्ब। ठीक है, सभी को पता होगा, ये बड़े आते हैं हमारे दिमाग में।
अब इनको आप कॉमन निकाल लो, मेजर कॉमन निकाल लो, मैथ्स की तरह कुछ कुछ। तो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, दोनों में कॉमन क्या है देखो तो। कॉमन ये है कि दोनों की दोनों ही क्या हैं, वर्ब्स। ऐसे समझ लो इन शॉर्ट, हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब। ठीक है, दोनों में वर्ब तो है ही। इसका मतलब ये हुआ हमें हेल्पिंग और मेन को अलग अलग समझना है, बट फिलहाल हम ये भी मान के चलेंगे कि वेदर इट इज अ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज अ मेन वर्ब, दे बोथ आर वर्ब्स। तो कॉमन है कि वो वर्ब्स हैं, इस हिसाब से अभी दिमाग को आपने चलाना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो हम जब लिखते हैं इनको तो दो भागों में हम इनको बांट देते हैं। वो दो भाग कौन से हैं, लिखा जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अब किसी एग्जामिनर ने आज तक ना तो पूछा ना ही पूछ सकता है, इतने साल हो गए एग्जाम्स को चलते अलग डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में, कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ये सिर्फ देखो दिखावे करने वाली बात है, असल में क्या है, ऑक्सिलरी से कोई मतलब नहीं, ये इसका एक्चुअल नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसी को ग्रामेटिकली लैंग्वेज में लिंग्विस्ट लोग ऑक्सिलरी कह देते हैं। वैसे ही मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है। अब जो जितना शो ऑफ करता है उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये भी एक विडंबना है देश में। लेकिन सच ये है कि आप इसे लेक्सिकल बोलो मत बोलो, आप इसे मेन वर्ब बोलो, काफी है, सफिशियंट है। मेन वर्ब, मेन वर्ब। और वैसे नाम जो मैंने आपको बताया, अगर नॉलेज के लिए चाहते हैं तो वो लेक्सिकल नाम होता है, लेक्सिकल वर्ब्स। तो हमारा ध्येय है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझना, ये दोनों को समझना, इन्हीं के नाम है, मैंने बता दिया आपको। तो हेल्पिंग वर्ब में भी कई टाइप है हमारे पास, और मेन वर्ब में भी कई सारे टाइप है हमारे पास, उनको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हमारे पास आएगा। नंबर वन, हेल्पिंग में जो नंबर वन चीज हमारे पास है वो है मोडाल्स। मोडाल्स क्या है, मोडाल्स वे हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती, कभी मेन नहीं बनती। इनको इसीलिए हम बोलते हैं प्योर प्योर हेल्पिंग वर्ब्स। इनको बोला जाता है प्योर हेल्पिंग वर्ब, कि ये अपनी पार्टी कभी नहीं बदलते, दल बदलू नहीं है। और नंबर दो पे नंबर दो पे आती है बी। अब बी के अपने फॉर्म्स हैं, बी इज इक्वल टू इज भी है, बी इज इक्वल टू एम भी है, बी इज इक्वल टू आर भी है, बी इज इक्वल टू वॉज और वर भी है, बी इज इक्वल टू बीन भी है, बी इज इक्वल टू बींग भी है, और बी खुद भी वर्ब है। इसके बाद नंबर थ्री पे आ जाता है हैव। एक तो हैव खुद ही हैव खुद है, हैज है, हैड है, ये इसकी फॉर्म्स है। इसके बाद आ जाती है आखिरी डू। अब डू खुद भी फॉर्म है, डज है और डिड है। ये हेल्पिंग वर्ब्स का एरिया है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बस आपको पेशेंट बनना है, रोगी नहीं बनना है। पेशेंट का मतलब धैर्यवान बनना है, विवेकशील बनना है, वो वाला पेशेंट। ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंट बनना है, ध्यान से चीजों को सुनना है, एक एक चीज बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। अब ध्यान देते हैं मोडाल्स पे। अब मोडाल्स क्या है, प्योर हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये होते क्या है प्योर हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स क्या होते हैं भाई, वो ऑक्सिलरी, वो हेल्पिंग वर्ब जो कभी भी मेन वर्ब के दायरे में जाने की, बनने की, मेन वर्ब बनने की कोशिश नहीं करती। सर इस पे, इस बात पे आप कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हो कि मेन वर्ब नहीं बनती। भाई ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर, ये भी कभी कभार मेन वर्ब का सेंटेंस में काम कर देती है। हैव हैज ये भी मेन वर्ब का भी काम, हेल्पिंग का भी करती है, मेन का भी कर देती है। मैं बताऊंगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कब हैव या हैज या हैड सेंटेंस में आई है, कब वो हेल्पिंग वर्ब है, कब वो मेन वर्ब है। और दो चीजें हैं, हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब होगी, हाँ जी, मेन वर्ब होगी, या फिर मेन वर्ब नहीं होगी, बस मेन वर्ब की तरह काम करेगी, या हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी, ऐसा नहीं है। वो दोनों भी हो सकती है एक ही टाइम पे। ठीक है, और डू की भी बात है, ये मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। नहीं,
डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब भी होती है सेंटेंस में, मेन वर्ब भी होती है सेंटेंस में। ऐसा भी हो सकता है कि डू दो बार आ जाए, एक जो पहले वाला डू है वो हेल्पिंग वर्ब होगा, सेकंड टाइम डू मेन वर्ब होगा। तो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ये वही चैप्टर है वर्ब का जो अगर आप सीख गए तो ये मान लो आपने इंग्लिश का बहुत बड़ा हिस्सा फतेह कर लिया, विक्ट्रियस हो गया एक किस्म से। तो मोडाल्स में इसलिए कह रहा हूं कि ये कभी मेन वर्ब नहीं बनते, लेकिन बी की फॉर्म जितनी भी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग, ये कभी हेल्पिंग बन जाती है, कभी मेन बन जाती है। वैसे ही हैव, हैज, हैड, इसकी फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है सेंटेंस, कभी मेन वर्ब भी बन जाती है। वैसे ही डू, डज, डिड कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है तो कभी मेन वर्ब भी बन जाती है। इनका दोनों का यही सिस्टम चलता है। अब मोडाल्स की बात अब इधर एक बार कर लेते हैं, इसको पूरे को नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम एक एक चीज को समझेंगे। यहां पर सबसे पहले आती है फाइनाइट वर्ब। ये तो नया नाम हो सकता है कईयों के लिए। फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब होता है अ वर्ब विच इज डिसिप्लिन बाय इट्स ओन सब्जेक्ट। मतलब एक ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित हो। इसी की दूसरी बहन आती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये इसकी उल्टी है, नॉन से आप समझिए ऐसी वर्ब जिनका या तो अपना कोई पर्सनल सब्जेक्ट होता नहीं, होता भी है तो ये उसके अकॉर्डिंग खुद को अनुशासित नहीं करती। ये अनुशासित करती हैं वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये नहीं करती। सर क्या अनुशासित? स्कूल में थोड़ी पढ़ती हैं वर्ब जो अनुशासन को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन होंगी। अनुशासन या डिसिप्लिन का मतलब है ऐसी वर्ब्स जो अपने आप को कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल में बदलती हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर आते हैं तो प्लूरल भी आते हैं। जैसे ही एक सब्जेक्ट है, एच ई ही, तो ही कैसा सब्जेक्ट है? अच्छा सब्जेक्ट है सर, ब्यूटीफुल है, हैंडसम। अरे भाई सिंगुलर या प्लूरल पूछ रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो समझो ये भी एक सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, सेंटेंस में आके सब्जेक्ट ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। ऐसे ही वर्ब्स भी होती हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो खुद को सिंगुलर कर ले, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो खुद को प्लूरल कर ले, उसे तो कहते हैं फाइनाइट। ऐसी वर्ब जो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब्जेक्ट आए ना आए, भाड़ में जाए, सिंगुलर आए प्लूरल आए, कोई फर्क नहीं, वो नॉन फाइनाइट। इनको और करेंगे, अभी तो सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं। इसके बाद आ जाती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब ये भी हम करेंगे। हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं हम इनको, विद और विदाउट ऑफ। फिर आती है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ये आपका सिलेबस है वर्ब्स का। पॉजिटिव वर्ब भी इसमें बाद में ऐड करेंगे, पॉजिटिव वर्ब से भी क्वेश्चन आते हैं। नंबर 5 पे हम उसे लिखेंगे पॉजिटिव वर्ब। ये कंप्लीट आपका वर्ब का सिलेबस हो गया। इस सारे चैप्टर को हम सीखेंगे, सारी चीजें हमने करनी है अभी। इसमें आपको ध्यान रखना है एक एक क्लास आपको रेगुलर देखनी है, रिपीट करनी है क्लास। अगर स्किप करोगे, स्पीड बढ़ा लोगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं माय डियर, ये आपका नुकसान होगा। क्योंकि चैप्टर में ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो हर एक पॉइंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने साथ में लेके आएगा, अगर आपने स्किप कर दिया तो वहीं गई भैंस पानी में, फिर वापस नहीं आने की वो। ठीक है, तो पूरे को बहुत ध्यान से सीखेंगे। यहां तक हमने एक इंट्रोडक्शन प्लस टाइप्स ऑफ वर्ब्स मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद की क्लास में हम शुरुआत करेंगे मोडाल से। तो यहां तक पूरे दिमाग के अंदर पूरा पूरा ग्राफ आपको बना करके रखना है, ठीक है, यहां तक ध्यान रखेंगे। इसके साथ आपको ध्यान रखनी है एक और चीज, कि जब भी आप वीडियोस को देखते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप वीडियोस को देखो, जो जो आपको लग रही है चीजें कि सर ये तो बहुत ही बढ़िया है, दूसरों से मजा ही आ गया कंपैरेटिवली, उसको आप लाइक करो, कमेंट के सेक्शन में अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए आप, ठीक है। और अगर आपको कोई लग रहा है कि सर ये वाली चीज थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, पर्टिकुलर टीचर फैकल्टी के अंदर, वो भी आप कमेंट जरूर करें कि सर ये अगर हो जाता तो और चार चांद लग जाते। वो चीजें भी आप, फीडबैक सेक्शन यही तो होता है, वहीं से चीजें इंप्रूव होती है। वो आपके कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है, उस पर ध्यान रखना है। और एक चीज इंफॉर्मेशन मुझे और देनी थी आपको। अभी हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाली है, वैकेंसीज आ गई हैं। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि
पेरेंट्स हमें कोचिंग सेंटर पे या स्कूल में एक उम्मीद के साथ पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्या उम्मीद के लिए सर? माँ बाप है, मम्मी आपको बेटा दूध पी ले, दही खा ले, ये कर ले, वो खा ले, हाँ तुझे बड़ा होकर टेररिस्ट बनना है। टेररिस्ट बनना है? क्या टेररिस्ट बनने के लिए भेजते हैं? कोचिंग सेंटर जा बेटा, वहां जाके ना तूने ड्रिफ्ट लगानी है बाइक से। क्या एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी? यही कि हम समाज में, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, हम अपने घर में, परिवार में, समाज में चौड़ी छाती करके चल सके। वो कब होगा? जब आप सेंटर पे जाओगे या आप वीडियो देखोगे, देखी देखी नहीं देखी कोई बात नहीं, क्या हो गया वीडियो देखने से? ये होगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, ये होगा कि जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ये होगा कि आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, और ये होगा जब आप अपने पैसे से माँ बाप के लिए एक छोटी सी चीज भी ला करके कभी दोगे ना, तो छाती चौड़ी हो जाएगी। ये होगा कि पेरेंट्स को कोई पूछेगा बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, कि जी ये फलाना एग्जाम उन्होंने निकाल लिया, वाह। और ये चीज आपको, आपके पेरेंट्स को दुनिया का कोई पैसा नहीं दे सकता। तो मैं यही कहूंगा कि न्यू ईयर है, आप सभी को शुभकामनाएं भी बहुत है मेरी तरफ से, लेकिन मैं उस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे मतलब की बात समझ आती है ये कि पेरेंट्स की आपके प्रति एक्सपेक्टेशन है, और ध्यान रखना पेरेंट्स ही भगवान है, उनसे बड़ा कोई धरती पर भगवान पैदा ही नहीं हुआ। वही है, एक परमात्मा है जिन्होंने धरती पे आपको भेजा, एक पेरेंट्स है उसके बाद जिन्होंने आपको धरती पे दूसरों से बेहतर बनाया। अब आप कितनी उनके प्रति रिगार्ड करते हो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये मौका है अपने पेरेंट्स को प्रूव करने का और खुद को प्रूव करने का कि हाँ जी मैं नालायक नहीं पैदा किया आपने, या मैं आपकी बेटी हूं और बहुत लायक बेटी हूं। पेरेंट्स को ये बात आपने सिखानी है, उनके जहन में ये बात तभी जाएगी जब आप एग्जाम, आप, मैं कहता हूं ज्वाइन मत करो, भगवान का दिया सब कुछ है मान लेते हैं आपके पास, लेकिन एक दो एग्जाम ऐसे निकालो कि अपने बूते पे, कि ये लो पापा, ये लो मम्मी, मैंने एग्जाम निकाल दिया अपने दम पे पढ़ाई करके, तो आप देखना दुनिया का सारा आशीर्वाद उनके हाथों में सिमट आएगा और छाती से लगा लेंगे आपको। ये चीज आपको हो सकता बोरिंग लगे, लेकिन रियलिटी माय डियर यही है। आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हो, नॉलेज नहीं खरीद सकते, ज्ञान नहीं खरीद सकते। इसी ध्येय के साथ हम पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे चार्जेस में पेड में कोर्सेज बिक रहे हैं, आपको पता भी होगा यूट्यूब पे। हमारा पर्पस है कि हमसे जब भी आप मिलो या ऑनलाइन भी कनेक्ट रहो, तो आप जब सक्सेस हो, उस सक्सेस में थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी आ जाए, और आप कहें कि ये चैनल से हम पढ़े थे, ये कोचिंग सेंटर से हम पढ़े थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए आज रेजोल्यूशन लो कि इस साल हमें जॉब लेनी है। साम दाम दंड भेद तो है, सबसे बड़ी चीज है मेहनत। हमें इस साल जॉब इतनी मेहनत कर देनी है, अपनी 80 साल 70 साल 50 साल जो भी जीवन है, ये एक साल उसमें टारगेट बना लो, निकाल लो, इस एक साल में हमें जैसे मर्जी भी हो इतना पढ़ देना है, इतनी मेहनत कर देनी है कि एग्जाम निकले, एक नहीं दो दो तीन तीन एग्जाम निकलेंगे। जब आपको पता है ना, रेसलर जब तैयारी पे होता है तो आसपास के जितने भी दंगल होते हैं वो सब में खेलता है, क्योंकि वो तैयारी पे है, उसे पता अभी मैं पटक दूंगा अच्छे अच्छों को। तो हो सकता है सारे जीत जाए, हो सकता है 10 दंगल हुए के 2 जीत जाए, तो आप भी ऐसे ही खुद को प्रिपेयर करिए। और मौसम बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है कि आपको एसी की जरूरत है इसमें। कोशिश करें इस नए साल पे रेजोल्यूशन लें कि भाई मुझे एग्जाम निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फोन और फ्रेंड, फ से ही फोन है और फ से ही फ्रेंड है, फोन और फ्रेंड को थोड़ी देर के लिए गुड बाय बोल दे, ये वही फोन है, ये वही फ्रेंड्स है। थोड़े दिन में ये भी आपको बोलेंगे भाई यार तेरे पेरेंट्स ने तुझे सब कुछ तो दिया, तूने क्या किया? तो सोचो, वही फोन फ्रेंड जिसके चक्कर में आप पूरे दिन लगे रहते थे, वही आपसे कल पूछेंगे अरे यार तूने कुछ नहीं किया लाइफ में, क्यों नहीं किया? क्योंकि आप कमजोर बन गए। कमजोर नहीं बनना है, ठीक है, कोशिश करनी है। और ये कोशिश आपको हमेशा के लिए दिमाग में ये बात बिठा देगी कि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।